आज हम क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चूँकि आपकी एमपी बोर्ड की एग्ज़ाम बची है और प्रोबेबिलिटी में 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 2 ऑब्जेक्टिव, इस प्रकार से कुल मिलाकर के इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन आना है। ऐसी स्थिति में इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बड़ी गंभीरता से इनको समझना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन लगेंगे, आपको थोड़ा सा डीप में समझना है। तो इसके लिए मैंने पहला जो आज का वीडियो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर के बनाए हैं, और इसको अगर आप अच्छा से समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन है आपके इसमें। एक तो आपका बेस थ्योरम है, एक इंडिपेंडेंट इवेंट से हैं, और एक आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के यानी कि प्रतिबंधी प्रायिकता के क्वेश्चन है। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि अगर प्रोबेबिलिटी का आपका पुराना कोई ज्ञान नहीं भी है तो भी इस वीडियो को विशेष रूप से आप पूरा देखें, और उसके बाद के 3 वीडियोस अलग अलग 3 प्रकार के क्वेश्चन से मिल करके बनेंगे। और वैसे भी आपको पता है कि इंटरनल चॉइस के रूप में 2 क्वेश्चन आते हैं, तो कुल मिलाकर के आपके एग्ज़ाम में 4 आएंगे और उसको 4 में से आपको 2 करना है। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक प्रकार से आपके लिए बहुत बेस्ट मार्क्स आ सकते हैं इसको करने से। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रायिकता की सबसे पहले बार बार शब्द आएगा इवेंट यानी घटना। तो घटना क्या होती है? इवेंट्स तो कई प्रकार की होती है, पर जहाँ तक हम मैथमेटिक्स में इवेंट्स की बात करेंगे, इस चैप्टर में इवेंट्स की बात करेंगे, उसमें आप जनरली देखेंगे कि जैसे कॉइन यानी कि सिक्के को थ्रो किया गया तो ये एक इवेंट हो गई। एक कॉइन को थ्रो करना इवेंट कहला सकता है। या आपका डाइस मतलब पासा, ठीक है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आपको पता ही है कि अगर जब भी हम एक सिक्के को फेंकते हैं तो या तो हेड आता है या टेल आता है। जबकि जो पासा यानी कि डाइस रहता है उसमें 6 फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, और इसके कारण से अनसर्टेन रहता है। इसको थ्रो करने के पहले हम ये नहीं कह सकते कि उसके ऊपर क्या आएगा। 1 से ला करके 6 तक कुछ भी आ सकता है, मीन्स 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इसी प्रकार से और भी आपके क्वेश्चंस में कॉइन के, डाइस के, और इसके अलावा आपके कार्ड, प्लेइंग कार्ड्स मतलब ताश के पत्ते। तो बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ताश का नॉलेज नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में हम थोड़ा सा इसका भी ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए किसी क्वेश्चन में। तो ये भी आपको पता है कि देयर आर 52 कार्ड्स, 52 पत्ते होते हैं, और उसमें भी 4 प्रकार के पत्ते होते हैं विशेष रूप से। इसमें रेड कलर के और ब्लैक कलर के। रेड कलर में फिर जाएंगे तो 2 प्रकार के होते हैं इसमें। एक तो होते हैं हार्ट के, यानी जिसको हम लाल पान या खाली पान बोलते हैं, और इसी प्रकार से रेड में आपका डायमंड। तो डायमंड में जो रहेंगे जिसको हम ईंट बोलते हैं, ईंट के पत्ते। इसी प्रकार से ब्लैक में चिड़ी और साथ में हुकुम को हम स्पेड बोलेंगे, और चिड़ी को क्लब्स। ये 4 प्रकार के सूट होते हैं इसमें, और कुल मिलाकर के 52 कार्ड होते हैं। यानी इसमें और सभी प्रकार के जो सूट होते हैं उसमें 1 से ला करके 1 यानी इसको एज बोलेंगे, इक्का, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10। उसके बाद में जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्वीन, और के फॉर किंग। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो हार्ट के पत्ते यानी कि पान के पत्ते हो गए आपके 13, 1 से ला करके 10 तक होते हैं। फिर आपका ये गुलाम, बेगम और बादशाह हिंदी में बोलते हैं, यानी कि जैक, क्वीन और किंग। इसी प्रकार से अगले सभी प्रकार के पत्ते 13 होने के कारण ये कुल मिलाकर के आपके 52 पत्ते हो जाते हैं। और अगर मैं सभी इक्को की बात करूं कि हाउ मैनी एस आर इन द प्लेइंग कार्ड्स या डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, तो आपको हर प्रकार के पत्ते कितने दिखेंगे? 4। ये भी 4 होंगे, सभी प्रकार के 4 पत्ते होंगे, और कुल मिलाकर के 4 पत्ते 13 बार होने के कारण 52 कार्ड्स होते हैं।
तो कार्ड्स के बारे में आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि कुल मिलाकर के कितने इक्के होते हैं तो 4, दुक्के कितने होते हैं 4 होते हैं। इसी प्रकार से गुलाम 4, बेगम 4, बादशाह 4, यानी कि नंबर ऑफ जैक, क्वीन, किंग ये सभी आपके 4 होते हैं। उसके बाद में रेड कलर के होते हैं 26, क्योंकि 13 और 13 ये हो जाएंगे आपके 26, और ब्लैक कलर के भी 26 हो जाएंगे। उसके बाद में केवल अगर आपको नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ द हार्ट बोले तो ये आपके 13, नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ डायमंड यानी कि ईंट के पत्तों की संख्या 13, चीड़ी के 13, हुकुम के 13, स्पेड, क्लब्स, ये आपको ध्यान रखना। हर प्रकार के 13 पत्ते होते हैं और इंडिविजुअली जो रहते हैं वो 4 पत्ते होते हैं। और विशेष रूप से एक क्वेश्चन और कभी कभी आता है फेस कार्ड। तो फेस कार्ड में हम विशेष रूप से बोलते हैं, फेस कार्ड में जैक, क्वीन और किंग यानी कि गुलाम, बेगम और बादशाह ये जो रहते हैं वो आपके फेस कार्ड कहलाते हैं, मतलब नंबर ऑफ फेस कार्ड आर 12। ठीक है, अब मैं आता हूँ वापस इवेंट पर। तो इवेंट में मैंने बताया कि 1 कॉइन भी हो सकता है, 2 कॉइन भी हो सकते हैं, 2 डाइस भी हो सकता है, 1 डाइस भी हो सकता है, और कार्ड हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत बार बैक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने आपको बताए थे, जैसे आपने बहुत सारे ने तो ताश के पत्ते देख रखे होंगे, जैसे ये मेरे हाथ में आपका रेड कलर का है और साथ में ये हार्ट का है, हार्ट का ये 8 नंबर का है। इस प्रकार से 1 होता है, 2 होता है और 10 तक होता है। उसके बाद में गुलाम होता है, बेगम होता है और बादशाह होता है, यानी ये कुल मिलाकर के इस टाइप से जो भी रहते हो 13 नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ द हार्ट आर 13। उसके बाद में ये कार्ड आप देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का है और ये आपका स्पेड का यानी कि हुकुम का कहलाता है। जैसे इस पर 6 लगा हुआ है तो ये आपका स्पेड का 6 नंबर का है, यानी इसमें भी इस प्रकार के 13 कार्ड्स होते हैं। इसी प्रकार से ये ईंट का क्वीन है, तो ये आपकी ईंट की बेगम। ठीक है, इंडिविजुअली एक ही हुआ। ईंट की अगर बेगम यानी कि डायमंड भी होना चाहिए और क्वीन भी होना चाहिए तो एक ही पत्ता होता है, बट ऐसे आपके डायमंड के पत्ते कितने होते हैं 13 होते हैं। ओके, इसी प्रकार से ये हैं चिड़ी का बादशाह यानी कि किंग ऑफ द क्लब, इस प्रकार से। तो ये 4 प्रकार के पत्ते हैं, यानी कुल मिलाकर के आपको कभी ताश का क्वेश्चन आए तो इसको सीरियसली आपको समझना है कि इसमें कितने पत्ते की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद में घटना की बातें मैंने बताई। फिर आपका एक शब्द आएगा प्रतिदर्श समष्टि, बार बार ये क्वेश्चन आएगा सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? देखिए, अभी मैंने आपसे बताया कि एक कॉइन को अगर हम थ्रो करते हैं या टॉस करते हैं, ठीक है, तो इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए कॉइन और टॉस ऑफ सिंगल कॉइन, एक सिक्के को उछालने पर क्या क्या हो सकता है सभी जानते हैं आप। एच आ सकता है और टेल आ सकता है, यानी हेड और टेल आ सकता है। तो इसको बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। इसको हम एस से शो करते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिदर्श समष्टि। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस आर 2, यानी आप कह सकते हैं कि एक कॉइन को उछालने पर हमें पता है कि क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, परंतु डेफिनेटली हम नहीं कह सकते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसको बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में वो सब स्थितियाँ, वो सब सिचुएशंस की बात करते हैं हम, जो जो संभावनाएं हो सकती है, क्या क्या आ सकता है। अगर 2 कॉइन्स की बात करें, 2 कॉइन्स को अगर हम थ्रो करते हैं तो क्या क्या आ सकता है? हो सकता है दोनों हेड आए, हो सकता है दोनों टेल आए, हो सकता है हेड और टेल आए या टेल और हेड आए। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जब एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो 2 बनता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब प्रतिदर्श समष्टि में बिंदुओं की संख्या। तो ये 2 होती है। जब 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो 2 गुणित 2 याद रखना है, कुल मिलाकर के 4 बनेगा। ऐसे आप 3 कॉइन्स के भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो 3 कॉइन्स को जब आप थ्रो करेंगे तो क्या क्या पोजीशन बन सकती है? तीनों एच आ सकते हैं, तीनों टी आ सकते हैं। अब इसको याद रखने का एक तरीका होता है, जैसे मान लीजिए इसको और आपको आगे याद रखना है तो एच को रन कर दीजिए आप, ये एच आया, इसके बाद टी टी, फिर इस एच को आगे रन करें तो ये आ जाएगा टी एच टी, और आगे रन करते हैं तो ये आ जाएगा टी टी एच। फिर यहाँ से आप एच को ले लीजिए तो ये हो गया। अब यहाँ से टी ले लेते हैं तो टी एच एच, और टी को आगे बढ़ाते हैं तो एच टी एच, और आगे बढ़ाते हैं तो एच एच टी।
इस प्रकार से 8 पोजीशन बनती है। तो आपको याद रखना है 3 कॉइन्स में 2 × 2 × 2 दैट इज 8। नॉट बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, 3 सिक्कों की बात होती है तो 2 + 2 + 2 यानी कि 6 ले लेते हैं जल्दी में। तो आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना है। एक कॉइन को आपने थ्रो किया तो 2 आया था, 2 कॉइन को थ्रो किया तो 2 × 2, 3 कॉइन्स को आप थ्रो करेंगे 2 × 2 × 2। ठीक है, इस प्रकार से एक डाइस की बात कर लेते हैं। तो डाइस में आपको पता है कि क्या क्या सैंपल स्पेस के पॉइंट्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी आपको इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाइस तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस आर 6। तब उस समय बिंदुओं की जो संख्या रहेगी या एस में जो अवयवों की संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 6। अगर 2 डाइस को हम थ्रो करते हैं तो 2 डाइस को थ्रो करने में आप देख रहे हैं कि हो सकता है 1 1 आए, 2 2 3 1 के साथ में 1 1, फिर 1 के साथ में ही आप 2 ले लें, 1 के साथ में 3, 1 4 1 5 1 6। इसी प्रकार अगले में आप याद रखेंगे 2 के साथ 1 2 2, इस प्रकार से 2 6 तक जाएंगे। इसी प्रकार से 3 1 3 2 ऐसे 6 6 तक यहाँ तक जाएंगे। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस आर 36 व्हेन वी थ्रो 2 डाइस टुगेदर। जब हम 2 पासों को एक साथ फेंकते हैं उस समय जो आपके एलिमेंट्स रहेंगे इसमें वो कितने होंगे, 36। तो अभी मैंने आपको प्रतिदर्श समष्टि बताया। अब आते हैं हम अनुकूल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं यानी कि फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स नाम से इसका स्पष्ट है कि जो आपके फेवर में है। आपने एक कॉइन को थ्रो किया तो ऐसी स्थिति में हेड और टेल 2 चीज़ आती है। अब आप चाहते हैं कि टॉस करने के बाद हेड आए तो आपके फेवरेबल इवेंट्स में क्या आएगा, एच, यानी कि एच आपके फेवर में। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितनी रहेगी, जो आप चाहेंगे कि बहुत बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स की बात करना होगी। तो जैसे मान लीजिए एक कॉइन को आपने थ्रो किया और अगर मैं फेवरेबल इवेंट्स एच को लेता हूँ, मतलब हेड आने की बात करें तो हेड कितना होता है, 1 होता है। इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितनी हुई, 1 हुई। बट नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स या नंबर ऑफ टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से और भी क्वेश्चन आएंगे, उस समय और बात करेंगे हम। प्रतिकूल जस्ट इससे अपोजिट, जो आपके फेवर में नहीं है। जैसे एक बच्चा अगर पास होना चाहता और वो फेल हो गया तो उसके लिए अगेंस्ट इवेंट हुई, यानी उसका जो चाहता था, फेवर ये था कि वो पास होना चाहता था, बट अगेंस्ट ये हुआ कि वो फेल हो गया। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे से अपोजिट होती है। अगर आपको एक कॉइन को थ्रो करने के बाद हेड लाना था और हेड आ चुका है तो वो आपके अनुकूल हुई, यानी कि फेवरेबल हुई। बट अगर आपका टेल आ गया, इसका मतलब वो अगेंस्ट इवेंट यानी कि प्रतिकूल हुई। ठीक है, इस प्रकार से फिर होता है निश्चित घटना। श्योर इवेंट क्या होती है, निश्चित घटना। देखिए, आप सब जानते हैं कि किसी एक कॉइन को या डाइस को हमने थ्रो किया तो निश्चित घटना होना है। क्या होना है ये भी सब जानते हैं। अगर एक कॉइन को किसी ने थ्रो किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये इवेंट जो है वो निश्चित होती है। परंतु ऐसी कोई घटना नहीं होती कि हेड और टेल टुगेदर यानी कि साथ में आएंगे। तो ये निश्चित घटना कहलाती है कि एक सिक्के को फेंकने पर या उछालने पर या थ्रो करने पर या टॉस करने पर जो इवेंट्स होती है वो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, जिसके सभी के समान अवसर रहते हैं, समान घटनाओं के घटित होने की चांस रहते हैं। उसको बोलते हैं हम निश्चित घटना। और निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, याद रखना आपको। सर्टेन इवेंट्स भी बोलते हैं इनको, या श्योर इवेंट। इसके बाद असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल नाम से स्पष्ट है। मान लिया जाए एक डाइस को मैंने थ्रो किया। अब आप जानते हैं कि डाइस के ऊपर 1 से लगा करके 6 तक होते हैं। और अगर आपसे फेवरेबल इवेंट के रूप में आपसे कहा जाए कि आप उस पर 7 ला के बताइए, टू गेटिंग 7 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाइस, तो इट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज देर इज़ नो नंबर 7 ऑन डाइस, क्योंकि 7 जो रहता है वो डाइस के ऊपर नहीं होता है। और इसलिए ऐसी पोजीशन में वो आपकी असंभव घटना कहलाएगी। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता रहेगी या प्रोबेबिलिटी रहेगी, प्रोबेबिलिटी मीन्स जस्ट संभावना, वो रहेगी 0। तो याद रखिए आप, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 रहेगी। और निश्चित घटना की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो 1 रहती है। ये भी ऑब्जेक्टिव पर्पस से आपको याद रखना है। उसके बाद में समसंभावित। समसंभावित यानी कि इक्वली लाइकली। इक्वली लाइक से मतलब अभी मैंने आपसे जैसे बात की कि अगर एक कॉइन को फेंका तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा चांस बनते हेड आने की
या कोई कहे कि नहीं बार बार हेड ज़्यादा आता है इसलिए हम उसको हेड को फेवरेबल में लेंगे, तो सभी के चांसेस इक्वल हैं। जैसे एक कॉइन को थ्रो किया तो जितना हेड आ सकता है उतना ही टेल आ सकता है, इक्वल चांसेस है, इक्वली लाइकली इसीलिए बोला है कि सम संभावना, मतलब सभी की संभावनाएं किसी है समान। अगर आपने मान लिया जाए एक डाइस को थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 के सभी के बराबर आने के चांसेस हैं, उनको हम कहेंगे सम संभावित। ओके, इसी प्रकार से 8वीं स्वतंत्र घटनाएं, ये आपके क्वेश्चन अभी आएंगे तो उस समय भी हम बात करेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स यानी ऐसी दो घटनाएं, ऐसी दो इवेंट्स, मान लो ए और बी की बात करें कि दो इवेंट्स ए और बी हैं, ठीक है, ए और बी दो इवेंट्स ऐसी हैं जो आपको इंडिपेंडेंट कहलाती है। तो कब, अगर इवेंट ए को हम घटित हो रही है उस समय बी के बारे में आप देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ बी, मतलब बी का कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि बी के बारे में हमको विचार नहीं करना है कि बी में क्या हो रहा है। ऐसे बी जब घटित होती है तब ए का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मतलब दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। मान लिया जाए कि मैंने ए की सिक्के को 2 बार थ्रो किया और मैं चाहता हूँ कि पहले थ्रो में मुझे हेड प्राप्त होता है, तो हेड आने के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। अब सेकंड चांस में मैं चाहता हूँ कि इवेंट बी के समय में चाहता हूँ कि अब जो थ्रो करने वाला हूँ सिक्का या कॉइन उसमें टेल आए, तो पहली बार क्या आया उसका दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। यानी कि इस पर टेल आना या हेड आना सेकंड चांस में ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि फर्स्ट चांस में आपको हेड या टेल क्या मिला था। ओके, इसी प्रकार से और क्वेश्चन आएंगे तो उस समय और क्लियर करेंगे। फिर आपका 9 नंबर में परस्पर अपवर्जी, ये शब्द भी बहुत बार बार क्वेश्चन में आता रहता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे की विपरीत घटनाएं हैं। जैसे हेड आना और टेल आना, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये परस्पर अपवर्जी हैं। इसी प्रकार से अगर एक डाइस को आपने थ्रो किया और उसमें सम आना और विषम आना, तो जब सम आ गया तो विषम नहीं आ सकता, विषम आया तो सम नहीं आएगा, तो इनका जो प्रोबेबिलिटी रहती है परस्पर अपवर्जी जब भी होगा तो इनका जो कॉमन होगा ए और बी का कॉमन होगा वो 5 होगा, और इसके कारण से हमेशा इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो कितनी होती है 0। याद रखना है, व्हेन 2 events are mutually exclusive then the probability of there is 0, तब उसकी जो कॉमन की प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 होता है। क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक में सम आ रहा है, एक में विषम आ रहा है, एक में हेड आ रहा है, टेल आ रहा है, तो उनका कॉमन तो होगा नहीं, मीन्स उनका जो इंटरसेक्शन होगा, उनका जो सर्वनिष्ठ होगा वो कितना होगा 5 होगा, और अगर इंटरसेक्शन 5 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 होगा। ओके, ये भी याद रखना है। जस्ट इससे अपोजिट निशेषी घटनाएं जिसको एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं, तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स जैसे एक इवेंट या कोई ऐसा आपका सैंपल स्पेस है और इसमें हम बहुत सारे A1, A2, A3 ऐसी बहुत सारी इवेंट्स ले रहे हैं, तो ये सभी इवेंट्स जो रहती है वो सबसेट होती है किसकी, एस की, और इनमें से कोई भी एक इवेंट निश्चित रूप से कम एक इवेंट इसमें से संभावित हैं कि वो घटित होगी। तो ऐसी पोजीशन में इन सब का जो यूनियन रहता है, मीन्स A1, A2, A3 अप टू AN का जो यूनियन रहता है वो हमेशा S के बराबर होता है। तो ये सभी आपकी जो इवेंट्स कहलाती है वो निशेषी घटनाएं या एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाती है।